एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के साथ साथ 12 अन्य लोगों के खिलाफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल और कई अन्य खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध को लेकर चार्जशीट दायर की है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि कुख्यात बदमाशों का प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल और कई अन्य खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन से संबंध है। एनआईए की चार्जशीट आतंकवाद गैंगस्टर गठजोड़ के 3 मामलों में से दूसरे मामले में दाखिल किया गया है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने कहा, सभी 14 आरोपियों पर आतंक पैदा करने और जाने माने सामाजिक और धार्मिक नेताओं, फिल्मी सितारों, गायकों और कारोबारियों की लक्षित हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी ने कहा, पाकिस्तान में साजिशकर्ताओं के संपर्क में होने के अलावा आरोपी कनाडा, नेपाल और अन्य देशों में खालिस्तान समर्थक तत्वों के संपर्क में भी थे। चार्जशीट में बिश्नोई और बराड़ के अलावा जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, सचिन थपन उर्फ सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु, विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़, संदीप झांझरिया उर्फ काला जठेड़ी, वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, जोगिंदर सिंह, राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, राजू कुमार उर्फ राजू बसोडी, अनिल उर्फ चिप्पी, नरेश यादव उर्फ सेठ और शहबाज अंसारी उर्फ शहबाज को नामजद किया गया है। साल 2015 से जेल में बंद बिश्नोई कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ के साथ विभिन्न राज्यों की जेलों से अपने आतंक अपराध गिरोह का संचालन कर रहा है। बराड़ पर नवंबर 2022 में पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या का आरोप है। एनआईए ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई आतंक अपराध जबरन वसूली गिरोह मोहाली में पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय पर आरपीजी हमले में मदद देने के लिए भी जिम्मेदार था, जिसे पाकिस्तान स्थित बीकेआई के आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के निर्देश पर अंजाम दिया गया था। बराड़ का लखबीर सिंह उर्फ लांडा के साथ सीधा संबंध पाया गया, जो कि रिंडा के साथ मिलकर काम कर रहा बीकेआई का एक अन्य सदस्य है। लांडा मोहाली में आरपीजी हमले के साथ 7 दिसंबर 2022 में पंजाब के तरनतारन जिले के सिरहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी हमले का भी आरोपी है। एनआईए ने पहले इस मामले में छापेमारी की थी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ और दिल्ली में 74 स्थानों पर 9 अवैध हथियार, 14 मैगजीन, 298 कारतूस, 183 डिजिटल डिवाइस और अपराध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की थी। इससे पहले 21 मार्च को एनआईए की जांच के तहत आतंकी गैंगस्टर सांठगांठ के मामलों में 12 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। उस मामले के आरोपियों की पहचान अर्श डाला, गौरव पटियाल, सुखप्रीत बुद्धा, कौशल चौधरी, अमित डागर, नवीन बाली, छोटू भट्ट, आसिफ खान, जग्गा तख्तमल, टिल्लू ताजपुरिया, भूपी राणा और संदीप बंदर के रूप में हुई थी। अब एनआईए की ओर से आरोपी बनाए गए आरोपियों की कुल संख्या 26 हो गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो राहुल ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए हैं, जिसका उसी आक्रामकता के साथ बीजेपी ने जवाब दिया है। अब सदस्यता पर संग्राम 24 के लिए घमासान बन चुका है। संसद सदस्यता खत्म होने के करीब 23 घंटे बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उनके तेवर और तीखे दिखाई दिए। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने इसी लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी डर जाएंगे, सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि सच बोलना मेरे खून में है। इस देश ने मुझे इज्जत दी है, प्यार दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता रहूंगा, अदानी और उनके रिश्तों पर सवाल पूछता रहूंगा। राहुल ने कहा कि पीएम मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे। मैंने 2 बार लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल ने कहा कि आप मुझे मारो, पीटो, जेल में डाल दो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है।
अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका और राहुल गांधी के भाई बहन का प्रेम भी दिखा, जिसकी चर्चा हो रही है। मंच पर अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद रहे, लेकिन प्रियंका गांधी मंच के नीचे बैठी नजर आईं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने भाई राहुल गांधी को डबडबाई आंखों से देखती रही, जिसे लगभग हर मीडिया कर्मी ने अपने कैमरे में कैद किया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस ने देशों भर में जोरदार प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हर प्रदेश में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर बीजेपी पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है क्या? लालू यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है कि? तेजस्वी यादव नहीं है कि? राबड़ी नहीं है कि? भूपेश बघेल नहीं है कि? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है? सबको परेशान कर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। कांग्रेस और राहुल गांधी के वार पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था। पंजाब के युवाओं का, यूपी के युवाओं का आपने मजाक उड़ाया है। मंदिर में जाने वालों को छेड़खानी करने वाला बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सवाल उठाए, सेना पर भी आपने सवाल उठाए। आपने तो जब आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, एक ऑर्डिनेंस किस ढंग से फाड़ के उनका अपमान किया था। ये ताला उस वक्त राहुल जी आपके और कांग्रेसियों के मुंह पे क्यों नहीं लगा? आज ताला लगाने की नौटंकी कर रहे हो। सही बात यह है कि कांग्रेस आज देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। नहीं, उनकी आवाज कौन रोक रहा है जी? ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोई परंपराएं भी होती है, सारी जाति चोर नहीं होती है। वहीं विपक्ष भी राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जेडीयू ने राहुल गांधी को खुलकर अपना समर्थन दिया। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए स्टेटमेंट पर 2 साल की सजा सुनाए जाने की बात गई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक स्टेटमेंट चर्चा का विषय बना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव का श्राप लगा है। राहुल जी, आपको लालू प्रसाद यादव जी का श्राप लगा है कि लालू जी को उनके साथ चारा घोटाला में लगभग जजमेंट आया था, उसी समय उनकी सदस्यता जाने वाली थी। ये उस समय अपने को लालू जी से नहीं मिलते थे। अध्यादेश आया था कि जब
समय अवधि की तब अपील आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो अध्यादेश को ही फाड़ दिया। और उसी समय किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किए हो तुम भी कभी भुगतोगे। आज लालू जी का श्राप उनको लगा है। गिरिराज सिंह की ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाई जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल गांधी पहुंचकर कहते हैं ये अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद ये अध्यादेश वापस ले लिया जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर उस वक्त वो अध्यादेश पास होता तो राहुल गांधी की सदस्यता न जाती। आपको बताते हैं उस अध्यादेश में था क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला। 2 साल या उससे ज्यादा सजा होने पर रद्द होगी सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया था। सितंबर में मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश का मकसद था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्क्रिय कर दिया जाए। विपक्षियों ने यूपीए सरकार के इस काम पर सवाल उठाने शुरू किए। आरोप लगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा इस अध्यादेश के संबंध में हमारी सरकार ने जो किया वो गलत है। यही अध्यादेश राहुल के लिए फांस बन गया। अब राहुल गांधी पूर्व सांसद हैं और इस कार्रवाई से कांग्रेस गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस समय मिशन साउथ पर है, जिसमें सबसे ज्यादा वो कर्नाटक पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 बार कर्नाटक पहुंचे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कलबुर्गी में बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीत लिया। अपने आज के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता डबल इंजन की सरकार फिर से लाने का मन बना चुकी है। मिशन साउथ पर पीएम मोदी। कर्नाटक में हुंकार, विरोधी लाचार, जनता को सौगात, बनेगी बात। कर्नाटक में 224 सीटों पर इसी साल चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी का भी खास फोकस कर्नाटक पर है और इसी के चलते वो 2 महीने में 7 दौरे कर चुके हैं। बेंगलुरु के देवागेरे में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया और इस दौरान वो विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि जनता ने डबल इंजन की सरकार की धमाकेदार वापसी का फैसला कर लिया है, क्योंकि कलबुर्गी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, वहां पर मेयर और उप मेयर के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटका ने कर लिया है। कल जरूर कांग्रेस के हमारे साथी बयान देंगे कि मोदी आया था, जरूर कुछ किया होगा, इसलिए कलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ही उनको मुंह की खानी पड़ी। तो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे हैं। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता का क्या सम्मान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक बीजेपी का हर कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है, मेरा सहोदर है। कर्नाटका भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। कर्नाटका हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है। कर्नाटका का हर कार्यकर्ता मेरा सहोदर है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। इससे पहले कर्नाटक की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कर सौगात दी। इस दौरान चिक्काबल्लापुर में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में विकसित कैसे होगा, इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, ये इतने कम समय में कैसे पूरा होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सबका प्रयास। जन समर्थन मिला है, इसको अब हमें आने वाले 3 महीने कड़ी मेहनत करके हर बूथ पर पहुंचाना है। पहुंचाओगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रदर्शनी को देखा। कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का उद्घाटन किया। पीएम ने मेट्रो में टिकट लेकर सफर किया और इस दौरान मेट्रो कर्मचारियों से बात करते नजर आए। छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की। 3.71 किलोमीटर लंबी लाइन पर 12 स्टेशन हैं। इन स्टेशन से ये मेट्रो गुजरेगी। उसमें व्हाइट फील्ड, चन्नसंद्रा, कड्डूगौड़ी, पट्टनदूर अग्रहारा, श्री सत्य साई अस्पताल, नल्लुरहल्ली, सीताराम पाल्य, हुंडी जंक्शन, गरुड़ चारपाल्य, महादेवपुर, कृष्णा राजपुरम शामिल है। इस मेट्रो लाइन के निर्माण पर 4,250 करोड़ रुपए की लागत आई है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मिशन कर्नाटक कई मायनों में अहम है और बीजेपी किसी भी कीमत पर कर्नाटक को खोना नहीं चाहती। इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार कर्नाटक में कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक भी देखने को मिली। बेंगलुरु के दावड़गेरे में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। उस दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। यह शख्स प्रधानमंत्री की तरफ दौड़ लगाते हुए देखा गया। गनीमत रही कि सुरक्षा में लगे हुए जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का यह बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और सुरक्षा एजेंसीज इस शख्स से पूछताछ करने में इस वक्त जुटी हुई हैं। फौरन फुर्ती दिखाते हुए सुरक्षा गार्ड्स ने शख्स को रोका और उसे हिरासत में ले लिया गया।